नमस्कार मित्रों, देश ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 9th चैप्टर, जिसका नाम है लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये इसका पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम पड़ाव। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द क्विट इंडिया मूवमेंट, अंडरग्राउंड मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इस चैप्टर में हम क्विट इंडिया मूवमेंट, चले जाओ आंदोलन, और अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रहकर, छुपकर जिन्होंने आंदोलन किया था, और इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद सेना जो थी सुभाष चंद्र बोस जी के, इसमें उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एक्ट ऑफ 1935। दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर द ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स टू फॉर्म अ फेडरेशन। देखिए 1935 में एक एक्ट लाया गया ब्रिटिशों द्वारा, जिसके अनुसार जो इंडियन कंट्रोल्ड ब्रिटिश रीजन था, ब्रिटिश कंट्रोल इंडियन रीजन था, वहाँ में प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। प्रोविंसेस यानी प्रांत कहते हैं उन्हें। स्टेट्स को ज़्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन प्रोविंसेस को थोड़े कम अधिकार होते हैं। प्रोविंसेस बनाए जाएंगे और प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस मिलकर एक फेडरेशन, संघ राज्य, जैसे आज हमारा देश एक संघ राज्य है, यानी राज्यों का संघ, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो वैसा बनाने का उन्होंने प्रपोजल रखा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस थे, जहां पर ब्रिटिशों का राज था, पूरे देश पर ब्रिटिशों का राज नहीं था, कुछ जो इलाके थे वहां पर प्रिंसली स्टेट्स भी थे, राजा महाराजाओं के राज थे, और वो ब्रिटिशों को टैक्स देते थे। तो जहां पर ब्रिटिशों का डायरेक्ट राज्य था, वहां पर जो है राज्य बनाए जाएंगे, छोटे छोटे प्रांत, प्रोविंसेस, और भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। भारतीय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर रखा जाएगा कंट्रोल करने के लिए। इफ द प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द फेडरेशन, देन दे वुड लूज देयर ऑटोनॉमी, हेंस दे रिफ्यूज टू ज्वाइन। प्रिंसली स्टेट्स अगर ज्वाइन करते हैं फेडरेशन को, यानी भारतीय संघ राज्य को ब्रिटिश के अंडर, तो वो अपना राजाधिकार समाप्त खो देंगे वो। इसके कारण उन्होंने ज्वाइन करने के लिए ना कह दी। Therefore, the proposal of federal state in the act was not brought into practice. तो प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने तो इंडिपेंडेंट रहने का ही निर्णय लिया, तो उसके कारण ये एक्ट कोई एक्चुअल में नहीं हो सका। प्रोविंशियल कैबिनेट्स यानी प्रांतों की सरकारें, प्रांत यानी राज्यों के सरकार। The Indian National Congress was not satisfied with the Act of 1935, but still decided to take part in the elections of provincial legislature provided by the Act. 1935 के एक्ट में जो प्रोविजंस थी, प्रावधान किए गए थे, जो कुछ सुविधाएं दी गई थी, उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सेटिस्फाइड नहीं थी, समाधानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, यानी अभी हम उसे विधानसभा कहते हैं, स्टेट के इलेक्शंस। तो इन 1937 इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस इन द कंट्री। 1937 में 11 प्रांतों में इलेक्शंस करवाए गए। 1937 में उस समय देखिए सभी को वोटिंग के अधिकार नहीं थे, बस जो एजुकेटेड पीपल थे उन्हें वो अधिकार थे, और एजुकेशन लिटरेसी परसेंटेज सिर्फ नियरली 15-16% था उस समय, और आई थिंक महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। अमंग दीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस गेन मेजोरिटी ओवर 8 प्रोविंसेस एंड केम टू पावर। 11 में से 8 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत कर आई और उन्होंने सत्ता प्राप्त की। In other 3 provinces, none of the party could achieve majority and therefore mixed cabinet was formed. बाकी के प्रांतों में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, इसके कारण मिक्स कैबिनेट यानी कोएलिशन गवर्नमेंट
गठबंधन सरकार बनाई गई। The cabinet ministers of Indian National Congress did useful work for the people, such as release of political prisoners from jail, introduction of basic education, prohibition of liquor, measures undertaken to improve conditions of Dalits, passing of act giving debt relief to farmers, etc. जो भी मंत्री थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए लोगों के लिए। जैसे जो राजकीय कैदी थे, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनको जेल से निकाला गया। फिर बेसिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। जो शराब है, दारू, उसको उस पर बैन करवाया गया। और दलित्स जो है, पिछड़े जाति के लोग, उनकी अवस्था सुधारित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। और जो किसान थे उनको कर्जे में माफ़ी दी गई। क्रिप्स मिशन। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड सपोर्टेड अमेरिका अगेंस्ट जापान। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में। देखिए 37 में ये इलेक्शंस हो गए और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उसमें इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड अमेरिका, ये जापान के विरोध में लड़ रहे थे। इंग्लैंड ने अमेरिका का सपोर्ट किया और ये दोनों, इंग्लैंड और अमेरिका, जापान के विरोध में लड़ रहे थे, जापान और जर्मनी के विरोध में। द जापानीज आर्मी रीच्ड द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जापानीज आर्मी, जापान जो था, पूर्व से लेकर उसने अटैक करते करते वो भारत के पूर्वी बॉर्डर पर आ गया, आसाम वगैरह वहां पर। देखिए यहां पर है जापान, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर जापान है। जापान ने यहाँ से आक्रमण करते करते ये पूरा इलाका, साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ एशिया पूरा ब्रिटिशों के कब्जे में था। तो जापान ने यहाँ पर आक्रमण करके साउथ ईस्ट एशिया, चाइना का कुछ इलाका, और अटैक करते करते जीतते जीतते वो यहाँ तक आए, इंडिया के पूर्वी बॉर्डर तक, यानी आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आज का हमारा, वहाँ तक वो पहुँच गए थे। The British realized that if Japan attacks India, then they will need cooperation from the Indians. ब्रिटिशों को लगा कि अगर ब्रिटिशों का राज टिकाना है भारत पर, तो जब जापान अटैक करेगा भारत पर, तो इंडियंस की हेल्प चाहिए हमें, ब्रिटिशों को, ताकि राज किया जा सके भारतीयों पर। Hence the British Prime Minister Winston Churchill sent सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इंडिया। तो भारतीयों का सहकार्य मिलाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस समय के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति को भारत में भेजा, भारतीयों का सहकार्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्राप्त करने के लिए। इन मार्च 1942 ही पुट अप अ प्रपोजल ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस। उन्होंने एक नया प्रपोजल रखा, भारत कैसा होगा भारतीयों के लिए। बट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वॉज सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल। लेकिन भारत की कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, इस प्रपोजल से। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल सिंस देयर वॉज नो क्लियर मेंशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसमें पूर्ण स्वराज का कोई उल्लेख नहीं था, उसके कारण कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। सिंस देयर वॉज नो मेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में स्वतंत्र पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था, ऐसा कुछ कहा नहीं गया था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो उसके कारण मुस्लिम लीग पार्टी ने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या भूमिका थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन इन यूरोप इन 1939। मैंने अभी बताया आपको, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में शुरू हुआ। The then Viceroy Lord Linlithgow declared that India has joined the war on the side of the British. तो उस समय के जो इंडिया के वायसरॉय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीय नेताओं से बिना पूछे, उनसे कोई बिना एडवाइस लिए, उन्होंने डायरेक्ट घोषित कर दिया कि इंडिया जो है, ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया, वो ब्रिटिशों के साइड से, इंग्लैंड के साइड से वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहा है। इंग्लैंड क्लेम दैट इट इज फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप। उन्होंने कहा, इंग्लैंड ने ये बताकर समर्थन किया कि देखिए हम तो
डेमोक्रेसी को बचा रहे यूरोप में जो जर्मनी वगैरह है वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर सारी डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं वहाँ के लोग, तो हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कहा। तो तभी आपको साथ देना चाहिए, इंडियंस को साथ देना चाहिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ द क्लेम वाज ट्रू देन इंग्लैंड शुड इमीडिएटली ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि आप इतना ही अगर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो आप भारत में डेमोक्रेसी क्यों नहीं बहाल करते, भारत में भारतीयों का राज क्यों नहीं दे देते। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, भारत में भारतीयों का लोक राज क्यों नहीं आप दे देते। जब अगर आप डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं तो भारत में भी डेमोक्रेसी दे दीजिए, भारतीयों को राज दे दीजिए। England refused to fulfill this demand and therefore the provincial ministers of Indian National Congress resigned in November 1939. इंग्लैंड ने ये मांग रिजेक्ट कर दी कि हम आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे बिल्कुल। तब क्या हुआ, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो थे, प्रांतों के सरकार के मंत्री जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया नवंबर 1939 में इसके निषेध में। क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, चले जाओ आंदोलन। आफ्टर द क्रिप्स मिशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटेंस मूवमेंट फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। क्रिप्स मिशन जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और जोरों से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिया। द वर्किंग कमिटी ऑफ द कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942 एट वर्धा। वर्धा में जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। द रिजोल्यूशन डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बी एंडेड इमीडिएटली एंड इंडिया शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। उन्होंने ये मांग की उस रिजोल्यूशन में, संकल्प में, कि ब्रिटिशों का राज तुरंत समाप्त किया जाए भारत पर और भारतीयों को पूर्ण स्वराज दिया जाए। If this demand was not fulfilled, then Indian National Congress want to start a non-violent movement for freedom of India. उन्होंने, कांग्रेस ने ये कह दिया कि अगर ब्रिटिशों ने ये मांग पूरी नहीं की तो हम पूरे देश भर में अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कर देंगे। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। On 7th of August 1942, the session of Indian National Congress was held at Gavalia Tank, that is क्रांति मैदान in Mumbai. गवालिया टैंक, अभी उसे क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां पर 7 अगस्त 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, अधिवेशन भरा था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। मौलाना आजाद उसके अध्यक्ष थे। द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया। दिस रिजोल्यूशन पास बाय कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट वर्धा वॉज टू बी फाइनली अप्रूव्ड इन द मुंबई सेशन। जो वर्धा में रिजोल्यूशन पास किया गया था उसे फाइनल सहमति मिलनी बाकी थी, तो मुंबई में वो मिल गई। ऑन 8th of August, the resolution of Quit India put forth by Jawaharlal Nehru got passed with great majority. 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू ने वो पास कर दिया। It was also decided to start a nationwide non-violent agitation under the leadership of महात्मा गांधी। पूरे देश भर में अहिंसात्मक आंदोलन गांधी जी के लीडरशिप में वो शुरू किया गया। गांधी जी सेड एवरी वन ऑफ यू शुड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स कंसिडर योरसेल्फ अ फ्री मैन और वुमन एंड बिहेव लाइक अ सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने ये आह्वान किया भारतीयों को कि आज अभी इस क्षण से आप अपने आप को एक स्वतंत्र मनुष्य समझ लीजिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, और स्वतंत्र भारत के नागरिकों की तरह आप बिहेव करना शुरू कर दीजिए। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। हम या तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे या फिर वो प्रयास करते करते मर जाएंगे। गांधी जी मेड एन इंस्पिरेशनल अपील टू द पब्लिक टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस विद द फीलिंग ऑफ डू और डाई। गांधी जी ने यह प्रेरणात्मक आह्वान किया कि देखिए, करो या मरो, डू और डाई, देश के लिए कुछ करो या फिर मरो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट, लोगों का आंदोलन जो शुरू हो गया। द न्यूज ऑफ अरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उसकी न्यूज पूरे देश भर में
फैल गई उनको बंदी बनाने की। द एंग्री मॉब टूक आउट द प्रोसेशंस एट वेरियस प्लेसेस। जो गुस्सा लोग थे उन्होंने मोर्चे शुरू कर दिए पूरे देश भर। इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक बट स्टिल पीपल वेर नॉट अफ्रेड। पुलिस ने लाठी मार किया बहुत ज़्यादा और ओपन फायरिंग भी की, गोलीबारी की, लेकिन फिर भी लोग नहीं डरे और आंदोलन करते रहे। द एजिटेटर्स अटैक्ड सम प्लेसेस, जेल्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा विच सिंबलाइज द सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। ये जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, जेल्स पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर। ये सिंबल्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ दमनकारी नीति जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टीज थी पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उस पर अटैक करना शुरू कर दिया आंदोलनकारियों ने। दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। जो भी शासकीय भवन थे, शासकीय ऑफिसेस थे, कार्यालय, उनका कंट्रोल लेना उन्होंने शुरू कर दिया उस पर अटैक करके। इन महाराष्ट्र द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेसेस लाइक चिमूर, आष्टी, यवड़ी, महाड़, गारगोटी एट्सेट्रा एंड मेड द स्ट्रगल इमॉर्टल। महाराष्ट्र में भी जो यंग लोग थे और ओल्ड भी, सारे लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया स्वतंत्रता आंदोलन में। इन सारे गांव में बहुत जोर से आंदोलन चला। देखिए, लेट अस नो इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टेंटली निग्लेक्टिंग द डिमांड्स, हेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एंटी वॉर प्रोपेगेंडा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के मांगे हमेशा निग्लेक्ट की थी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, कभी नहीं पूरी की थी। तो उसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कम करने के लिए भारतीयों का, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ अ कलेक्टिव मूवमेंट एवरी सिंगल पर्सन शुड डिसओबे द लॉज। इसके कारण क्या घोषित किया गया? पूरे ग्रुप में आंदोलन करने के बजाय हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पर, सिंगल पर्सन के लेवल पर कानून तोड़ेगा ब्रिटिशों के। दिस वॉज नोन एज इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह कहते थे। आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये पहले आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। He was followed by nearly 25,000 सत्याग्रहीज who accepted imprisonment for their participation. उनके पीछे नियरली 25,000 सत्याग्रहियों ने उनको साथ दिया और उनको बंदी बनाया गया, जेल में डाला गया। इंस्पिरेशनल अकाउंट्स ऑफ ब्रेव चिल्ड्रन। कुछ वीर बच्चे उस समय के कैसे थे वो देखिए। द स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। छोटे जो स्कूल के बच्चे थे, छोटे छोटे, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। एट नंदुरबार द स्कूल चिल्ड्रन अंडर द लीडरशिप ऑफ शिरीष कुमार कैरिड आउट प्रोसेशन होल्डिंग द ट्राई कलर फ्लैग। शिरीष कुमार नाम के एक बच्चे के लीडरशिप के अंडर नंदुरबार में बच्चों ने मोर्चा निकाला, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर। द स्लोगन वंदे मातरम वॉज गिवन। वंदे मातरम ये घोषणा देते हुए वो मोर्चा लेकर जाने लगे। द पुलिस बिकेम फ्यूरियस एंड ओपन फायरिंग ऑन स्मॉल चिल्ड्रन एज वेल। पुलिस ने धमकाते हुए बच्चों पर, देखिए कितनी क्रूरता है ब्रिटिशों की, बच्चों पर गोलीबारी कर दी, गोलियां मार दी बच्चों को। इन दिस फायरिंग शिरीष कुमार, लाल दास, धनु सुखलाल, शशिधर, घनश्याम, दी स्कूल चिल्ड्रन बिकेम मार्टियर। तो ये जो बच्चे थे उनका बलिदान हो गया, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गए। अंडरग्राउंड मूवमेंट। एट द एंड ऑफ 1942 द पब्लिक मूवमेंट गॉट अ न्यू टर्न। 1942 के अंत में जो लोक आंदोलन था उसको कुछ नया टर्न मिल गया, कुछ नए और तरीके अपना लिए लोगों ने। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वेंट इनटू हैंड्स ऑफ यंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट्स। जो नए नए समाजवादी कार्यकर्ता थे उनके हाथों में इसकी लीडरशिप दी गई। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस एम जोशी, शिरूभाऊ लिमये,
NG गोरे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता, सच लीडर्स वेर इन फोरफ्रंट। तो इन सभी नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में। The activists disrupted the transport and communication as well as the government machinery by causing the breakdown of railway routes, cutting of railway line, blowing up bridges, etc. उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइंस जो ब्रिटिश सेना को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी, पुलिस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती थी ताकि भारतीयों पर गोलीबारी की जा सके, लाठीमार किया जा सके, रेलवे से लेके जाते थे वो। तो रेलवे के लाइंस तोड़ दी उन्होंने और सड़क खोद कर रख दी। टेलीफोन लाइंस जिसकी मदद से कांटेक्ट करते थे ब्रिटिश पुलिस स्टेशन एक से दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स, टेलीफोन लाइंस को काट दिया। और जो ब्रिजेस थे जहां पर से सामान लेकर जाते थे ब्रिटिश, उसको भी तोड़ दिया। द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज सीन ऑल ओवर द इंडिया। हेमू कलानी इन सिंध प्रोविंस tried to destroy the railway along with his companions when he received the news of passing of a railway carrying British troops and supplies। ये जो हेमू कलानी नाम के एक सिंधी कार्यकर्ता थे, सिंध यानी अभी पाकिस्तान में है, वो हमारे राष्ट्रगीत में है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध नाम का एक प्रोविंस है, राज्य। तो वो जो है एक ब्रिटिश सेना को लेकर जाने वाले रेलवे को उन्होंने उड़ाने का प्रयास किया। द कोर्ट पनिश्ड हिम टू बी हैंग टू डेथ। उन्हें फांसी की सजा दी गई। भाई कोतवाल्स आजाद दस्ता इन कर्जत तालुका ऑफ मॉडर्न डे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जनरल आवरीज लाल सेना इन नागपुर, सच ग्रुप्स मेड द गवर्नमेंट हेल्पलेस एंड विटलेस फॉर मंथ्स। कुछ जो लोग थे जैसे भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, यानी उनका एक अपना आंदोलन शुरू किया था उन्होंने कर्जत तालुका में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर फिर जनरल आवारी के लाल सेना जो थी नागपुर के, इन्होंने पूरा गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़कर, ब्रिटिशों से लड़कर उनको अपाहिज कर दिया। इन मुंबई विठल झवेरी, उषा मेहता एंड हर कंपेनियंस एस्टेब्लिश्ड अ सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर नेम्ड आजाद रेडियो। तो मुंबई में इन्होंने, विठल झवेरी, उषा मेहता, इन्होंने क्या किया कि अपने सहकारियों की मदद से आजाद रेडियो की स्थापना की ताकि सीक्रेटली पूरे देश भर में रेडियो का ट्रांसमिशन किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वेर संग ऑन इट। देशभक्ति पर गीते गाए जाने लगे वहां पर रेडियो पर। न्यूज ऑफ एजिटेशंस इन द कंट्री वेर ब्रॉडकास्टेड ऑन इट। कैसा आंदोलन चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, उस आंदोलन की जानकारी दी जाने लगी उस रेडियो पर, क्योंकि सारा रेडियो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो ये आजाद लोगों का दूसरा रेडियो स्टेशन बनाया गया। पैट्रियोटिक स्पीचेस वेर टेलीकास्टेड। देशभक्ति के भाषण उस पर दिए जाने लगे। दिस गिव एनकरेजमेंट टू द एजिटेटर्स। इससे आंदोलनकारियों को काफी उत्साह मिला, प्रेरणा मिली। सच ट्रांसमिशन सेंटर्स ऑपरेटेड एट कोलकाता, दिल्ली एंड पुणे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे जो ट्रांसमिशन सेंटर्स थे रेडियो के, वो कुछ समय के लिए कोलकाता, दिल्ली, पुणे में चलते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।